पढ़ेंगे RH कारक। ठीक है, इससे पहले जब रक्त समूह की खोज की गई तो रक्त समूह के आधार पर व्यक्तियों का रक्त आदान प्रदान किया जा सकता था। ए रक्त समूह ए वाले को ए का, बी वाले को बी का, और ए बी वाले को ए बी को, और ओ वाले को ओ। फिर भी कई परिस्थितियों के अंदर ये देखा गया कि समान रक्त समूह वाले व्यक्तियों के बीच रक्त का आदान प्रदान करने से रोगी की रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का बन जाता है या रक्त स्कंदन की क्रिया होती है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति का पता लगाया था सन 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर, लेविने, मुरान व वीनर ने। इन्होंने बताया कि मनुष्य की जो आरबीसी होती है उसके ऊपर ए व बी एंटीजन के, ए व बी एंटीजन के अलावा एक तीसरा एंटीजन पाया जाता है। इस एंटीजन की खोज मकाक्रिसस नामक बंदर के अंदर की गई थी, तो इसी के नाम के आधार पर ही इसे RH कारक नाम दिया गया या RH एंटीजन नाम दिया गया। ठीक है, जिन व्यक्तियों के अंदर RH कारक या जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर RH कारक पाया जाता है उन व्यक्तियों को RH पॉजिटिव, तथा जिन व्यक्तियों की आरबीसी के अंदर RH कारक नहीं पाया जाता है उन व्यक्तियों को RH नेगेटिव कहा गया। और भारत के अंदर बात करें तो 93% लोग ऐसे हैं जिनके रक्त के अंदर उपस्थित जो आरबीसी है उनमें RH कारक पाया जाता है, तभी 60% लोग ऐसे हैं जिनमें RH कारक नहीं पाए जाते हैं। 93% RH पॉजिटिव जबकि 60% RH नेगेटिव व्यक्ति भारत के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, RH कारक के प्रति प्लाज्मा के अंदर कोई एंटीबॉडी प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है, लेकिन किसी RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को, RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को बार बार अगर RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का रक्त दिया जाता है, RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का रक्त बार बार दिया जाता है, तो RH नेगेटिव वाले व्यक्ति के रक्त में, रक्त के प्लाज्मा में इस RH कारक के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। और ये जो क्रिया है, ये जो एंटीबॉडी के निर्माण की जो क्रिया है वो क्रिया कहलाती है आइसो इम्यूनाइजेशन कहलाती है। RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव का रक्त एक से अधिक बार दे रहे हैं तो इसके RH नेगेटिव वाले व्यक्ति के रक्त में RH कारक के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण कर होता है, और ये एंटीबॉडी की निर्माण की क्रिया आइसो इम्यूनाइजेशन कहलाती है। अब नेक्स्ट है कि RH कारक का महत्व क्या क्या है। देखो, जैसे नंबर 1 देखो, एक व्यक्ति है जिसके जो है RH नेगेटिव यानी इसके अंदर RH कारक अनुपस्थित है। ठीक है, इसका कोई दुर्घटनावश एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने से इस व्यक्ति में रक्त ज्यादा बह जाता है, और रक्त ज्यादा बह जाने के कारण इसको रक्त की आवश्यकता होती है। इसे RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का रक्त RH नेगेटिव वाले को दे दिया जाता है। RH नेगेटिव का रक्त में कमी हुई और इसको अपन रक्त किसका दे दिया, RH पॉजिटिव का। RH पॉजिटिव का रक्त दिया तो प्रथम स्थिति के अंदर तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये जो प्रतिजन है किसके अंदर आते हैं, RH नेगेटिव वाले व्यक्ति के अंदर। इसके अंदर इस कारक के प्रति कोई प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, तो इस व्यक्ति के अंदर जब पहली बार रक्त दिया जाता है तो इसके जो प्लाज्मा है, इस व्यक्ति के जो रक्त के अंदर जो प्लाज्मा है वो इस कारक के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, अब भविष्य में आगे अगर इस व्यक्ति को और रक्त की आवश्यकता होती है, अगर इसको बाहर से रक्त दिया जाता है और दिया जाने वाला रक्त RH
पॉजिटिव हो, तो अब इस स्थिति के अंदर दूसरी कंडीशन के अंदर अब इस व्यक्ति को RH पॉजिटिव का रक्त दिया जाता है, तो इसके रक्त में पहले से ही एंटीबॉडी का निर्माण हो चुका था। अब ये एंटीबॉडी इस प्रतिजन या एंटीजन के साथ प्रक्रिया करेगी, जिससे रक्त स्कंदन की क्रिया हो जाएगी और रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सेकंड केस क्या है देखना, जब RH नेगेटिव स्त्री का विवाह किसी RH पॉजिटिव वाले पुरुष से होता है। स्त्री का है कौन सा, RH नेगेटिव, क्योंकि पुरुष इसका जो विवाह हो रहा है वो पुरुष से कौन सा है, RH पॉजिटिव। अब प्रथम बार जब ये स्त्री गर्भ धारण करती है तो इसके गर्भ में पल रहा जो शिशु है वो हो RH पॉजिटिव। ठीक है, अब माता कौन सी है, RH नेगेटिव, और जो शिशु का जो रक्त है वो कौन सा है, RH पॉजिटिव। इसके अंदर RH कारक उपस्थित है, इसके अंदर RH कारक अनुपस्थित है। इन दोनों के मध्य में जो संबंध होता है वो होता है प्लेसेंटा के द्वारा। इनके द्वारा ही पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कभी भी स्त्री व शिशु का रक्त कभी भी आपस में इस प्लेसेंटा के द्वारा नहीं मिलता है, लेकिन प्रसव के समय अगर किसी कारणवश जो प्लेसेंटा को अलग करते वक्त इन दोनों का रक्त मिल जाए, जिससे शिशु की जो आरबीसी है वो आरबीसी माता के रक्त के अंदर प्रवेश कर जाती है, तो उस स्थिति में तो क्या होगा, ये आरबीसी प्रवेश करेंगी तो इस RH नेगेटिव वाले स्त्री के रक्त के अंदर केवल इसके प्रति यानी RH कारक के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण होगा। ठीक है, पहली बार केवल आरबीसी प्रवेश करेगी, इसके प्लाज्मा में केवल इस कारक के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण होगा, और अब ये जो प्रसव की जो क्रिया है वो साधारण तरीके से ही हो जाएगी। ठीक है, लेकिन दूसरी बार जब ये स्त्री गर्भ धारण करती है और इस स्थिति के अंदर भी इसके गर्भ के अंदर जो उपस्थित शिशु है वो कौन सा, RH पॉजिटिव हो, लेकिन एंटीबॉडी का स्थानांतरण है वो प्लेसेंटा के माध्यम से माता से शिशु के अंदर होता है। अब ये जो एंटीबॉडी कौन से, RH कारक के प्रति जो इसके प्लाज्मा में बनी हुई जो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा के माध्यम से शिशु के रक्त के अंदर या शिशु के अंदर स्थानांतरित होती है। जब एंटीबॉडी स्थानांतरित होती है तो ये इसकी आरबीसी को नष्ट कर देती है। इसकी प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी है प्लेसेंटा के माध्यम से किसके अंदर आ रही है, शिशु के अंदर। अब ये एंटीबॉडी किसको नष्ट करेंगे, RH कारक, और RH कारक कहां पर पाया जा रहा है, आरबीसी पर पाया जा रहा है। अब ये इन आरबीसी को नष्ट कर देती है, इसलिए इस शिशु के अंदर रक्ताल्पता या रक्त की कमी हो जाती है, जिससे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग कहा जाता है, या रक्ताणु कोरकता रोग कहा जाता है, जिससे जो शिशु है उसकी प्रसव से पूरे समय से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है। अब इसका बचाव क्या है, यानी क्या उपाय है, जब प्रथम प्रसव होता है तो प्रथम प्रसव के 24 घंटे तक, इन प्रथम प्रसव जैसे 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे के अंदर एंटी RH पॉजिटिव बॉडी का इंट्रावेशन, एंटी RH पॉजिटिव बॉडी का इंट्रावेशन इंजेक्शन लगा देना चाहिए। ये एंटी RH पॉजिटिव इंट्रावेशन जो इंजेक्शन है महिला के प्लाज्मा में उपस्थित जो एंटीबॉडी है उसको समाप्त कर देती है या नष्ट कर देती है, जिससे जो दूसरे शिशु है उसको के लिए कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, ये तो था RH कारक। ठीक।